India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहर और रविचंद्रन की रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर किया नोटिस जारी। केंद्र और तमिलनाडु सरकार को देना है जवाब। 14 अक्टूबर को है सुनवाई। अनिल देशमुख की जमानत याचिका लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा 1 हफ्ते के भीतर लें फैसला। बेल अर्जी 8 महीनों से हाई कोर्ट में लंबित रखना जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। उत्तराखंड में पटवारी पुलिस सिस्टम पर उठाए गए हैं सवाल। पटवारी पुलिसिंग को लेकर लंबित मामले में भी वादी को पक्षकार बनने की मांग। सीजेआई ने कहा कि मुख्य मामले के साथ वादी के पक्ष को भी सुना जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जैकलिन को मिली बेल। 22 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नॉनवेज खाद्य सामग्री के विज्ञापन पर बैन लगाने की जैन धार्मिक संस्थाओं की मांग पर सुनवाई से बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया मना। कहा आप दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़ी खबर की। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और RP रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा है। दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पेरारीवलन की तरह समानता के आधार पर रिहा करने की मांग की है। मामले का फैसला होने तक अंतरिम जमानत भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक पेरारीवलन को रिहा कर दिया था। नलिनी ने भी दोषी AG पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। इस साल जून में दोनों दोषियों ने समान राहत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि उसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समान अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं ने हत्या के मामले में 7 दोषियों में से एक AG पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया है। इस साल मई में शीर्ष अदालत ने सितंबर 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर पेरारीवलन को रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था। 6 अन्य दोषी सलाखों के पीछे हैं। नलिनी को 25 अन्य लोगों के साथ 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस KT थॉमस ने 19 दोषियों को बरी कर दिया, लेकिन नलिनी सहित उनमें से 4 की मौत की सजा को बरकरार रखा।
3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनमें रविचंद्रन भी शामिल था। नलिनी की मौत की सजा को तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया। वर्ष 2018 में अन्नाद्रमुक मंत्रिमंडल ने 7 दोषियों की रिहाई की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया है। मामले में फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार पेश हुए। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सरकार इसके असंतोष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की योजना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित स्वतंत्रता पर हमला है, जहां तक ये राज्य को व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक और भारी शक्तियां प्रदान करता है जो सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करते हैं। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को गवर्निंग पार्टी के बारे में किसी भी और सभी प्रकार की असहमति और राय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमला है। याचिका के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा में लिखित, बोली जाने वाली और कलात्मक कार्यों को शामिल करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए मंत्रियों नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं। सीजेआई ने कहा, हम इस नियम को बनाने के लिए कानून आयोग या सरकार को निर्देश कैसे दे सकते हैं। याचिकाकर्ता वकील उपाध्याय ने सीजेआई से कहा, नई एडीआर रिपोर्ट देखें जिसमें कहा गया है कि 43% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो कि उन्होंने खुद ही अपने हलफनामे में बताया है। सीजेआई ने आपके मुताबिक जिस किसी प्रतिनिधि को 2 दिन की हिरासत में रखा गया है तो उन पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन यह विधायक का मामला है क्योंकि प्रत्येक प्रतिनिधि एक मतदाता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह संसद ही तय करती है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सदन में उन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने से वो वंचित हो जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि किसी मंत्री या विधायक को 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने पर उन्हें उनके पद से निलंबित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जैन और मलिक ये लोक सेवक हैं, बल्कि एक विधायक भी हैं। ये हिरासत में हैं। इन लोगों को लोक सेवकों की तरह 2 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद पद पर रहने पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह आवंटन के अधिकार के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से रोक दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने इस तरह की भ्रामक याचिका डालकर हमारा समय बर्बाद किया है। इस तरह की याचिका का कोई मतलब नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताने की कोशिश की कि मामला एक जनहित याचिका का है और उसने कहा कि कानून के अनुसार चुनाव में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलता है। कानून के दुरुपयोग में चुनाव आयोग ने वही चिन्ह आवंटित किया है जहां कोई कानून नहीं है, जो चुनाव आयोग जैसे प्राधिकरण को राजनीतिक दल को अनुमति देने और चिन्ह आवंटित करने की अनुमति देता है। कुछ लोग बिना किसी आवंटन के चिन्ह का उपयोग करते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विशेष आवंटन कहते हैं। हालांकि पीठ ने मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका पूरी तरह से प्रावधानों को गुमराह कर रही है और वास्तव में चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रही है।
हमें लगता है कि ये न्यायिक समय की पूरी तरह से बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाहनों की पुलिस द्वारा अवैध रूप से जब्ती का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि ट्रांसपोर्टर पुलिस की कार्रवाई के कारण पीड़ित है, जो सीआरपीसी की धारा 102(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 102 पुलिस अधिकारियों को संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है, जो कथित या चोरी होने का संदेह हो सकता है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जो किसी भी अपराध के कमीशन का संदेह पैदा करते हैं। सीआरपीसी की धारा 102(3) में कहा गया उपधारा 1 के तहत कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत जब्ती की रिपोर्ट करेगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि इसे आसानी से न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, वो अपने निष्पादन पर किसी भी व्यक्ति को उसकी हिरासत दे सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत यह थी कि कई मामलों में पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 102 के अनुरूप नहीं है और संपत्तियां पुलिस हिरासत में पड़ी रहती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को पीड़ा होती है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पाया कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका मामले का सही उपाय नहीं है। सीजेआई ललित ने टिप्पणी की, यदि ऐसे व्यक्तिगत मामले हैं जहां व्यक्ति के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया है तो संबंधित व्यक्ति उचित कार्रवाई के लिए फाइल करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका में उठाई गई शिकायतें कुछ ऐसी नहीं है जिसे अनुच्छेद 32 के तहत निपटाया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। पत्रकार अनुपंत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पिछले दिनों हुई अंकिता की हत्या का हवाला देते हुए उत्तराखंड में पटवारी पुलिस सिस्टम को चुनौती दे डाली। सीजीआई के सामने मामले को मेंशन करते हुए कहा कि पटवारी पुलिसिंग को लेकर लंबित मामले में भी उनको पक्षकार बनने की मांग की। सीजीआई ने कहा कि मुख्य मामले के साथ उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। आप इस मामले को उचित समय पर उठाएं। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि वो मंगलवार को मामले को दोबारा सीजीआई के समक्ष उठाएंगे। अब अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में लागू पटवारी सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके तहत राज्य में आज भी लगभग 60% राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पुलिस का काम करते हैं। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने 2018 में राज्य में पटवारी पुलिस सिस्टम को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। फिल्म स्टार शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में यह राहत मिली। दरअसल इस भगदड़ की जिम्मेदारी डालने को लेकर दर्ज आपराधिक मामले को फिर से बहाल करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी गुजरात हाई कोर्ट ने जो आपराधिक मामला रद्द करने का फैसला दिया था उसे ही माना जाएगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल 27 अप्रैल को उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसको लेकर जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने शाहरुख खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उनकी उपस्थिति में इकट्ठा भीड़ में टी शर्ट और स्माइली बॉक्स को फेंका गया था। इसके कारण ही स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, ऐसा कहा गया। यह घटना तब हुई जब शाहरुख खान अपनी प्रोडक्शन फिल्म के साथ अपनी फिल्म रईस का प्रचार करने के लिए मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी समय से लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर 1 हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा है। अवैध उगाही के मामले में पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख की जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से हाई कोर्ट में लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर 1 हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा है। देशमुख अभी 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा देशमुख की जमानत याचिका पर फैसला नहीं करने और उसे लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के आवेदनों को 8 महीने तक लंबित रखना जमानत के नियम के अनुरूप नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के भीतर जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला दिया जाए। साथ ही अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एनजे जमादार के समक्ष मंगलवार को आवेदन करने की अनुमति भी दी है। देशमुख की ओर से सिब्बल ने कहा कि इस आधार पर अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए कि हाई कोर्ट केस की सुनवाई भी नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो इसका गलत संदेश जाएगा और इसका एक चलन भी बन गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी की जमानत अर्जी मई 2022 से हाई कोर्ट में लंबित है। हमारे विचार में 8 महीने तक एक जमानत आवेदन लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत संगत नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाई कोर्ट में लंबित है। जमानत की अर्जी दायर करने वाले किसी भी व्यक्ति की उम्मीद रहती है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम एक निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उस न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने देते हैं जिसे कल मापा गया है। पीठ ने कहा कि आवेदन इस सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए लिया जाए और तेजी से फैसला किया जाए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हाई कोर्ट के जस्टिस एनजे जमादार देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे हिरासत में हैं। बॉम्बे उले के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जमादार देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने जैकलिन को चार्जशीट की कॉपी भी दे दी। कोर्ट में पिंकी ईरानी की भी पेशी हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे 15 घंटे तक पूछताछ की थी। दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में जैकलिन को अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले 31 अगस्त को न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फर्नांडिस को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच के संबंध में कई बार फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। ईडी के पहले आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उनका उल्लेख नहीं था। हालांकि दस्तावेजों में फर्नांडिस और अभिनेत्री नोरा फतेही के बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था। ईडी के मुताबिक फर्नांडिस और फतेही को चंद्रशेखर की तरफ से लग्जरी कारें और अन्य महंगे उपहार मिले थे, जिसके सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। ईडी ने कहा कि फर्नांडिस के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्होंने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। एजेंसी के अनुसार फतेही के बयान 13 सितंबर और 14 अक्टूबर 2021 को दर्ज किए गए थे और उन्होंने भी कथित ठग और उनकी पत्नी अभिनेत्री लीना पॉलोच से उपहार प्राप्त करने की बात कबूल की थी। जैन धार्मिक संस्थाओं ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों के प्रचार पर रोक लगाने की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट से की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नॉनवेज फूड के विज्ञापन पर बैन लगाने की मांग वाली जैन धार्मिक संस्थाओं की याचिका पर कहा कि आप दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता पी बेंच ने याचिकाकर्ता के 3 ट्रस्टों को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी और कहा कि बेहतर विवरण और उचित प्रार्थना के साथ आए। सीजे ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या अदालत अपने अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत उनकी प्रार्थना की अनुमति दे सकती है।
अदालत ने कहा, आप हाईकोर्ट से आदेश मांग रहे हैं कि राज्य को किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए। यह विधानमंडल को तय करना है। हम केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब कुछ अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गुंजन शाह ने कहा कि वो केवल मांसाहारी भोजन का प्रचार न करने की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं नॉनवेज फूड को चुनौती नहीं दे रही हूं। शाकाहारी लोगों को इन विज्ञापनों को अपने टीवी पर देखना पड़ रहा है। सीजे ने जवाब दिया, एक सामान्य व्यक्ति जिसे कोई जानकारी नहीं है वो टीवी बंद कर दे। शाह ने दावा किया कि जानवरों के प्रति दया दिखाना एक मौलिक कर्तव्य है और उन्होंने याचिका में संशोधन करने की मांग की। हालांकि अदालत ने उसे इसकी बजाय एक नई याचिका दायर करने के लिए कहा। इस मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और लाइसेंस जैसे ब्रांडों के स्वामित्व वाली निजी मांस कंपनियों को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि किसी भी मीडिया में मांसाहारी भोजन के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारियों को नियम या दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया जाए। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पिछले सप्ताह एक विशेष अदालत से दूसरे न्यायाधीश को धन शोधन मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती दी गई है। जस्टिस योगेश खन्ना ने भी जांच एजेंसी को याचिका पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दाखिल करने का आदेश दिया, जबकि मामले को 28 सितंबर को अंतिम निपटान के लिए पोस्ट किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते जांच एजेंसी द्वारा मामले में जैन के खिलाफ कार्रवाई को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी, जिन्हें विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सुनवाई का निर्देश दिया था। जस्टिस खन्ना के समक्ष सुनवाई के दौरान जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने तर्क दिया कि प्रधान सत्र और जिला न्यायाधीश प्रासंगिक मुद्दों और उन कारकों पर विचार करने में विफल रहे जो उचित पूर्वाग्रह का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा, आदेश में ही कहा गया कि जज ईमानदार है, फिर पक्षपात का सवाल कहां है? पूर्वाग्रह निराधार है। उन्होंने कहा, यह ऊपर से नीचे तक गलत संदेश भेजता है। निचली अदालत के समक्ष ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में काम करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं और बीमार स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए जाली दस्तावेज हासिल करने में सफल हो सकते हैं। राजू ने तर्क दिया था कि जैन ने अपनी बीमारी को झूठा बनाया और खुद को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से चलाया जा रहा है। तो कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.